जी नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार। एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल पे आप सभी का स्वागत है। तो दिवाली की साफ सफाई से मुक्त हो गए होंगे आप लोग, उम्मीद है। नहीं हुए तो हो जाइए, क्योंकि कल तो फिर सब कुछ हो ही जाना है। और मैंने आपको बताया था कि दिवाली पे मैं आपसे कुछ मॉक टेस्ट लूंगा, कुछ धूम धड़ाका किया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने सीटेट के अंदर जितनी पढ़ाई की है उन सबको बेस बनाते हुए प्रीवियस ईयर और जो पढ़ाई की है इनके बेसिस पे मैंने आपके लिए ये मॉक टेस्ट तैयार किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अब तक अगर मेरी क्लासेस को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बिल्कुल हलवा साबित होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ेगा अपनी तैयारी को लेकर। ठीक है। तो एग्जामपुर के इस यूट्यूब चैनल पर, टीचिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप लोगों का। और देखिए, मैंने आपको बताया है हमारा सुपर टेट एमसीक्यू आधार बैच, फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें हम जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको कवर करते हुए और सुपर टेट की एक बेसिक प्रिपरेशन करा रहे हैं। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, मास्टर नोट्स हैं एवरी सब्जेक्ट्स के, और कंप्लीट होने के बाद 10 फुल मॉक टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। ठीक। इसकी प्राइस जो है वो 151 है और 151 रुपए मात्र है। अब चूंकि दिवाली है तो आपको उपहार तो मिलना ही था, पता आपको चल ही चुका होगा। ठीक है। तो दिवाली के लिए, उस उपहार के लिए आपको सबसे पहले तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तब तो आप ये गिफ्ट अवेल कर पाएंगे। और इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जिन लोगों का ऑलरेडी एप्लीकेशन डाउनलोडेड है वो लोग यहाँ से पेड कोर्सेज से जाकर, जो स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्स है वहां से जाकर आप इसको क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है उनको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। और ऑफर ये है, दिवाली धमाका ऑफर है, 75% का ऑफ दिया जा रहा है। जितने भी कोर्सेज हैं उनमें से लगभग लगभग सारे कोर्सेज के ऊपर, अगर मैं एग्जाम्पल टीचिंग स्कूल की बात करूं तो आधार बैच को छोड़कर, ठीक है, आधार बैच को छोड़कर बाकी अन्य जितने भी कोर्स चल रहे हैं जो 2022 में शुरू हुए हैं उन सब पर आपको 75% का ऑफ मिला हुआ है। आपको जो कोड यूज करना है वो दिवाली 75 यूज करना है, सारे लेटर्स कैपिटल्स में डालने हैं, DIWALI 75। ठीक। तो दिवाली 75 आपको ये कोड यूज करना है। और ये ऑफर आपका जो है ये 27 अक्टूबर तक उपलब्ध है, यानी आज है 23 तारीख, तो 27 तक ये जो है वो आपके लिए उपलब्ध है। तो अपने इस दिवाली के इस ऑफर का पूरा पूरा इस्तेमाल करिए। और जिस भी कोर्स में आप इनरोल होना चाह रहे हैं, खासकर मैं सीटेट वाले बच्चों को और यूपी ग्रेड और यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन करने वाले, एनवीएस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को ये बोल रहा हूं, इस ऑफर को हाथ से जाने मत दो। ठीक। सुपर टेट की थ्योरी बैच जो है वो दिवाली के बाद हम स्टार्ट करेंगे, बता दूंगा कब से स्टार्ट करेंगे। अगर आप एमसीक्यू वाले आधार बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी प्राइस बेटा 151 है, अब उसमें हम क्या ऑफ करते हैं। ठीक। खैर, ये तो हो गई बातें इन सब चीजों की। अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, चलिए जरा शुरू हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक। क्या कह रहा है? भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, प्राइमरी सोर्स किसे माना जा सकता है? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? गिरनार का शैल अभिलेख, पातशाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की चित्रकला, शैल चित्रकला, या फिर कांगड़ा शैली की चित्रकला। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर इसके अंदर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। यहां बात किसकी हो रही है? भीमबेटका। और मैंने आपको बताया था कि भीमबेटका जो कि एमपी में है, वहां से हमें क्या मिलता है? केव पेंटिंग्स मिलती हैं। क्या मिलता है? केव पेंटिंग्स मिलती हैं, शैल चित्रकला मिलती है, रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं,
रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं, शैल चित्रकला मिलती है, जिसमें एडिबल और नॉन एडिबल आइटम्स को दिखाया गया है, और इसे क्या मानना चाहिए? प्राइमरी सोर्स। ठीक, प्राइमरी सोर्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि प्राइमरी सोर्स का मतलब ये होता है जहां पर आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक, सूचनाओं का सीधा संप्रेषण होता है जिस स्रोत से, उस स्रोत को हम क्या मान लेंगे? प्राइमरी सोर्स मान लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुल्ताना का स्वप्न, सुल्ताना का स्वप्न कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? क्वेश्चन नंबर 2, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? रुकैया सखावत हुसैन, पंडिता रमाबाई, मुमताज अली, राज सुंदरी देवी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द स्टोरी सुल्ताना का स्वप्न? रुकैया सखावत हुसैन, पंडिता रमाबाई, मुमताज अली, राज सुंदरी देवी। पढ़ा चुका हूं आपको सुल्ताना का स्वप्न प्रॉपर तरीके से, सब कुछ आपको पता है, गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब दो, एकदम जल्दी जल्दी जवाब देना है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर शुड बी रुकैया बेगम सखावत हुसैन। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। लेडी लैंड वाला सपना था इनका जो इन्होंने देखा था। रुकैया बेगम सखावत हुसैन ने क्या किया था? मुस्लिम लड़कियों के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए क्या किया था? पटना और कलकत्ता, पटना और कलकत्ता में क्या किया था? स्कूल खोले थे। पटना और कलकत्ता में क्या किया? स्कूल खोले थे। ठीक है, पटना और कलकत्ता में क्या किया? स्कूल खोले थे रुकैया बेगम सखावत हुसैन। ठीक है, अगला क्या है? विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है किस चीज को? उड़ा दो सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बौद्धों के नियम, जैन धर्म की शिक्षाएं, वैदिक कर्मकांड या शिक्षकों के मध्य बातचीत। तो विनय पिटक से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप पढ़ भी चुके हैं। सीटेट में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा भी जा चुका है, 3 बार इनफैक्ट पूछा जा चुका है। और विनय पिटक क्या है? बुद्धिस्ट रूल्स है, बौद्धों के नियम है, या ये कहा जाए रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बुद्धिस्ट मंक्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बुद्धिस्ट मंक्स, यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम और कानून बताए गए हैं। वैसे त्रिपिटक के बारे में आपने सुना हुआ है। त्रिपिटक क्या होते हैं? त्रिपिटक के अंदर आपका क्या क्या आ जाता है? धम्म पिटक या अभिधम पिटक भी कहते हैं, सुत पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक। विनय का मतलब होता है, विनय का मतलब ही नियम होता है, विनय पिटक। ठीक है, तो अभिधम पिटक। सुत पिटक में क्या है? सूत्र दिए हुए हैं, मतलब उनकी शिक्षाएं दी हुई हैं, बुद्ध की क्या दी हुई हैं? शिक्षाएं दी हुई हैं। जबकि अभिधम में उनका दर्शन दिया हुआ है, शिक्षाओं के दार्शनिक अर्थ दिए हुए हैं, फिलोसॉफिकल टीचिंग्स दी हुई हैं। और विनय पिटक में क्या दिया हुआ है? रूल्स दिए हुए हैं, नियम दिए हुए हैं। ठीक, पर सीटेट में आपसे केवल विनय पिटक पूछा जाता है, इसलिए विनय पिटक पर 3 बार सवाल आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? आप किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे उसमें? कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, मूल्यपरक निर्णय देना, लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव? तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, आप किसी ऐतिहासिक वर्णन के बारे में अगर जब चुनाव करने जा रहे हैं
तो लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना ये सही तरीका नहीं है, और ना ही प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना। घटना के अंदर क्या होना चाहिए, किस कारण से घटना हो रही है और उसका निष्कर्ष क्या हो रहा है, यानी आपको क्या करना होगा, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना होगा। ठीक, क्या करना होगा, एस्टैब्लिशिंग कैजुअल रिलेशनशिप एंड इन्फेरेंस। ठीक है, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका बेटा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे। पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे, अब थोड़ा फंसोगे, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे, आर्यभट्ट, अश्वघोष, ब्रह्मगुप्त, वराह मिहिर, बताइए जवाब दीजिए। बातचीत बाद में करना, जवाब दो। बताइए जवाब दीजिए। पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे, आर्यभट्ट, अश्वघोष, ब्रह्मगुप्त या वराह मिहिर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज वराह मिहिर। द करेक्ट आंसर इज वराह मिहिर। वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका लिखी थी एंड ही वाज अ मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे ये। क्या थे, गणितज्ञ थे। ठीक, और आर्यभट्ट की जो किताब है उसका नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट की जो किताब है उसका नाम क्या है, आर्यभट्टियम नाम है। ठीक है, जबकि अश्वघोष ने जो किताब लिखी उसका नाम है बुद्ध चरित्र, और ब्रह्मगुप्त ने जो किताब लिखी उसका नाम है ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त भी मैथमेटिशियन थे, वराहमिहिर भी मैथमेटिशियन थे, आर्यभट्ट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर थे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ हिस्टोरियंस हैं और दूसरी तरफ उनकी किताबें हैं। मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासरी, फख्र ए मुदब्बिर, फख्र ए मुदब्बिर, फतुह उस सलातीन, जियाउद्दीन बरनी तारीखे फिरोजशाही, और इब्न बतूता किताबुल रहला। बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन सीटेट में नहीं आएगा लेकिन एचटेट में आ सकता है, एचटेट में आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल हैं जो थोड़ा सा एचटेट वाले लेवल, सीटेट, एचटेट, यूपीटेट सबको देख के कराया जा रहा है ना। बताओ क्या हो जाएगा जवाब। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। तो मिनहाजुस सिराज ने तबकाते नासरी लिखी थी, सही बात है। फख्र ए मुदब्बिर ने फुतुह उस सलातीन नहीं लिखी थी। फुतुह उस सलातीन के जो राइटर थे वो ईसामी ने लिखा था। ठीक, जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, बताया भी होगा मैंने आपको कि ईसामी की फुतुह उस सलातीन में किसके बारे में बकायदा बताया गया है, तुर्के चालीसा का पहला उल्लेख हुआ है ना। जियाउद्दीन बरनी ने तारीखे फिरोजशाही लिखी और इब्न बतूता ने किताबुल रहला लिखी। फख्र ए मुदब्बिर जाने जाते हैं न्याय चक्र की अवधारणा के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं, न्याय चक्र की अवधारणा के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ द साइकिल ऑफ जस्टिस। ठीक, साइकिल ऑफ जस्टिस। और फख्र मुदब्बिर की जो किताब है उसका नाम क्या था, उसका नाम था अदाब उल हर्ब, अदाब उल हर्ब। ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। चलो अगला सवाल, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों में क्या अंतर है। टेंशन न लो, दिवाली के बाद इस पे बाकायदा डिस्कशन करेंगे। हर तरह के जो सोर्सेज होते हैं, अभी तो फिलहाल एक छोटी सी समझ के आधार पे सवाल है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में क्या डिफरेंस होता है। पहला कह रहा है प्राइमरी सोर्स प्राइमरी है जबकि सेकेंडरी सेकेंडरी है, ये अंतर है। द्वितीयक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखता है। और फिर कह रहा है कि प्राथमिक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से और काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखता है। फिर कह रहा है उपरोक्त सभी।
अब देखिए, इससे पहले कि आप डी लगाएंगे, यहां पर पूछ रहा अंतर। अब ये कोई अंतर नहीं कि प्राइमरी सोर्स प्राइमरी है, सेकेंडरी सोर्स सेकेंडरी है, ये तो फालतू की बात हो गई। तो डी आंसर नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में डी आंसर आ रहा था तो नहीं होगा। मैंने आपको अभी जब कराया है, जो इससे पहले जो सवाल कराया है, उसमें मैंने एक लाइन बोली। क्या लाइन बोली? कि प्राइमरी सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जिनसे जो इंफॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, वो डायरेक्टली रिसीव्ड होती है मैसेज उनका। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स व्यक्ति से संबंधित हो सकते हैं, बिल्कुल। सूचना से संबंधित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकारी आरंभिक समाज के मानवों के बारे में बताती है। काल से संबंधित होते हैं, उस टाइम पीरियड से, और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखते हैं। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इंग्लिश में है इसमें। और अगला देखते हैं। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़ना है और सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ए सत्य है और बी असत्य है, ए असत्य है और बी सत्य है, ए और बी दोनों असत्य हैं, या ए और बी दोनों सत्य है? बताइए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए। आपने पढ़ा है कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व, लगभग 8000 वर्ष पूर्व क्या हुआ? सुलेमान एंड किरथर पहाड़ियां, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, ये वो क्षेत्र था जहां पर लोगों ने कृषि और पशुपालन का आरंभ किया। और सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के इस क्षेत्र के पास जो जगह है वो कौन सी है? मेहरगढ़ है। इसीलिए मेहरगढ़ को क्या बोला जाता है? प्रथम स्थायी बस्ती। प्रथम स्थायी बस्ती कहा जाता है। फर्स्ट सेटल्ड कॉलोनी बोला जाता है। फर्स्ट सेटल्ड कॉलोनी बोला जाता है। और ये बोलन दर्रे के पास उपजाऊ मैदान में स्थित है। बिल्कुल सही है ये। और दूसरा भी सही है, यहां से खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। आप याद करिए, मेहरगढ़ से एक व्यक्ति का कब्र मिला है जिसमें एक आदमी के साथ साथ बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। बकरी का स्केलेटन मिला है, कंकाल मिला है, जो शायद मृत्यु के बाद जीवन पे भरोसा रखते रहे होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या है? सत्य हैं। ए और बी दोनों क्या है? सत्य हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। ठीक है, मतलब महायान बौद्ध धर्म के समय में क्या हो रहा था? बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों के उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। दूसरा कह रहा है महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। ठीक, इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। इंग्लिश में कह रहा है, इन दिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म द बुद्धा's प्रेजेंस इज शोन इन स्कल्पचर यूजिंग अ फ्यू सिंबल। और दूसरा कह रहा है, विद द एडवेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म द बिलीफ इन बोधिसत्व वॉज एब्सॉर्ब्ड या प्रपोज्ड। ठीक, अब आपको मैंने क्या बताया था कि बौद्ध धर्म का विभाजन किसमें किसमें हो गया था? हीनयान और महायान। फिर मैंने आपको यह बताया था कि हीनयान वाले क्या करते थे? बुद्ध की पूजा संकेत के माध्यम से करते थे। संकेतों के माध्यम से
करते थे। बुद्ध की पूजा संकेतों के माध्यम से करते थे। और महायान में क्या हो रहा था? महायान में बुद्ध की मूर्ति पूजा हो रही थी। महायान में बुद्ध की क्या हो रही थी? मूर्ति पूजा हो रही थी। तो इसका मतलब ए गलत हो जाएगा। संकेत अगर आ गया है तो संकेतों का उपयोग किसमें होगा? हीनयान में। और महायान में दूसरी चीज जो आई वो क्या आई? वो बोधिसत्व आया, ट्रांसफर ऑफ मेरिट्स आया। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले मैं फिर आपको याद दिला दूं, दिवाली का ये बम्पर धमाका ऑफर चल रहा है। दिवाली 75 आपको कोड यूज करना है। अगर आप अभी तक सीटेट क्रांति बैच से नहीं जुड़े हैं तो ये बहुत बढ़िया मौका है। उसमें मैंने हिस्ट्री अभी शुरू की है, मुश्किल से 3-4 क्लासेस ही हुई हैं। पॉलिटी और ज्योग्राफी उसमें कंप्लीट हुई है। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद मेरे को पेडागोजी करानी है। तो अगर आप पेपर 2 एसएसटी है या आप यूपी एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए दिसंबर तक पेपर होना अब तो बहुत मुश्किल लग रहा है। तो एक अच्छा है जब आप अच्छे रिकॉर्डेड क्लासेस को देख देख के आराम से आप क्या कर पाएंगे? प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अभी तो वैसे भी उसमें लाइव क्लासेस चली रही हैं। तो ये बहुत बढ़िया मौका है, इसको अवेल करिए। दिवाली 75 आप इसमें लिखिए और दिवाली 75 लिखकर 27 अक्टूबर तक ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। तो इसका आप पूरा इस्तेमाल करिए। ठीक है, पूरा क्या करिए? इस्तेमाल करिए। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है कहां से? सांची स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से, इलाहाबाद स्तंभ से या लुम्बिनी स्तंभ से? अब मुझे नहीं लगता कि इस सवाल पे कोई मतलब ब्रेथ आपको लेनी चाहिए। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया भाई? सारनाथ स्तंभ से लिया गया। बिल्कुल ठीक। कहां से लिया गया है? सारनाथ पिलर से लिया गया है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? बताइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? पहला क्या कह रहा है? उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। तीसरा कह रहा है उसके पास अपना घर होना चाहिए। और चौथा कह रहा है उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। आपको पता है कि चोल एम्पायर में, चोल साम्राज्य में इंपॉर्टेंट क्या था? तो उनका ग्रामीण प्रशासन बहुत जबरदस्त था या उनका स्थानीय प्रशासन बहुत जबरदस्त था। केवल ग्रामीण क्या बोले, स्थानीय प्रशासन। उनमें भी ग्रामीण प्रशासन जो था वो बहुत ही जबरदस्त था। टीजीटी वाले तो डिटेल में ही पढ़े हो। और इसे पंचायती राज का स्वर्ण युग भी कहा गया है। पंचायती राज का स्वर्ण युग भी कहा गया है। गोल्डन पीरियड ऑफ पंचायती राज कहा गया है। और इस पंचायती राज वाले स्वर्ण युग की जो जानकारी मिलती है वो जिस अभिलेख से मिलती है उस अभिलेख का नाम है उत्तर मेरूर अभिलेख। उस अभिलेख का नाम क्या है बेटा? उत्तर मेरूर अभिलेख नाम है। ठीक, अभिलेख का नाम क्या है? उत्तर मेरूर अभिलेख, जो कि किससे रिलेटेड था? परांतक प्रथम से। किससे रिलेटेड था? परांतक प्रथम नाम के चोल राजा से। और इसमें सही नहीं है पहला, क्योंकि 25 से 70 नहीं था, 35 से 70 था। 35 से 70 वर्ष की आयु थी। 25 से 70 वर्ष की आयु नहीं है, 35 से 70। बाकी ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। अगला सवाल देखते हैं। 12वीं शताब्दी के मध्य, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है ये बताना है। ठीक है, आपको बताना है कर्नाटक में। ये सब आप पढ़ चुके हैं, जिसने लगातार क्लासेस ली होंगी उसको सब पता होगा। 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है ये बताना है। पहला कह रहा है यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया। दूसरा कह रहा है, अब ये तो गलत बात हो गई ना, नामदेव और उनके साथी क्या करेंगे? पंढरपुर वाला काम करेंगे।
पंढरपुर की पूजा, विट्ठल की पूजा करेंगे। तो दूसरा सही है कि इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध क्या किया, तर्क दिया। तीसरा गलत है, क्योंकि विट्ठल पूजा का संबंध किससे था, पंढरपुर से था, और ये नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, चोखा मेला का परिवार, ये लोग इससे रिलेटेड है। यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था, परंतु मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया नहीं। इसने मूर्ति पूजा को क्या किया, बढ़ावा नहीं दिया था। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। इट आर्ग्यूड अगेंस्ट द ब्रह्मनिकल आइडियोलॉजी रिगार्डिंग कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ विमेन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है मणिग्रामम और नाना देशी निम्नलिखित में से क्या था। मणिग्रामम और नाना देशी निम्नलिखित में से क्या था, बताओ। चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव, चोल काल के प्रसिद्ध शहर, या दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर मणिग्रामम एंड नाना देशी। मणि ग्रामम एंड नाना देशी क्या था, बताइए। पढ़ चुके हैं आप, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, उड़ा दो सवाल को। पहला कह रहा है चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां, दूसरा कह रहा है ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव, तीसरा कह रहा है चोल काल के प्रसिद्ध शहर, और चौथा कह रहा है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। तो आपने पढ़ा है नगरम, व्यापारियों का संघ था। उसी की तरह मैंने आपको और भी बताए थे, मणिग्रामम और नाना देशी। उत्तर भारत में गिल्ड्स के बारे में हमने बात की थी, श्रेणियों के बारे में बात की थी। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, फेमस ट्रेड एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया, फेमस ट्रेड एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया। अगला क्या कह रहा है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा मसीह का शिष्य सेंट थॉमस कहां आया था। गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। बताओ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा मसीह का शिष्य, it is believed that a disciple of Jesus, Saint Thomas, came to Goa, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. What should be the right answer? The right answer should be केरल। और इन्हीं को ईसाई धर्म को भारत में लाने का, ठीक है, सेंट थॉमस को ईसाई धर्म को भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ईसाई धर्म को भारत में लाने का क्रेडिट दिया जाता है। कहां आए थे, केरल में आए थे। अगला है, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया। अब मुझे लगता है इस बार आप लोग इस क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस बार गलत किए तो फिर अब भगवान मान लिखा है आप लोगों का। इतनी बार बता चुका हूं, लिख लिख कर, समझा समझा कर, कि अब नहीं गलती होनी चाहिए। बताइए क्या कह रहा है। एक शिलालेख में कहा गया कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया क्योंकि उसमें मोजेस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। तो दिल्ली का वो सुल्तान कौन था। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर लिखा हुआ है कि शिलालेख में कहा गया और लिखा हुआ है कि उसके अंदर मोजेस और सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं, और पूछा जाए ये कौन सा सुल्तान है, तो आपका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगर लिखा गया कि दिल्ली का सुल्तान, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि दिल्ली का सुल्तान संस्कृत प्रशस्ति, दिल्ली का सुल्तान लिखा हो और संस्कृत प्रशस्ति लिखा हो, तब क्या हो जाएगा जवाब, बलबन। अगर अब भी आपने गलत जवाब दिया है तो भाई बहुत कठिन है डगर पनघट की, अब ना हो पाएगा भाई। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था, क्या था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र क्या था, बताओ। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र क्या था। द मेन सेंटर ऑफ चिश्ती सीक्वेंस इन सदर्न इंडिया, चिश्ती सीक्वेंस नहीं होगा, सिलसिला होगा। बताओ, इन सदर्न इंडिया चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र
गुलबर्गा, गोलकोंडा, बीजापुर या बीदर? थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, बता दोगे जवाब। गुलबर्गा, गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर, बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुलबर्गा, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? गुलबर्गा। गुलबर्गा में किसका खानकाह थी? तो यहां पर जो खानकाह थी वो किसकी थी? याद करो, बंदा नवाज गेसु दराज। गेसु दराज, बंदा नवाज गेसु दराज, गुलबर्गा कर्नाटक में है, यहीं पर उनकी खानकाह थी। अच्छा, अगला है, आप एक नए राज्य आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं और पाठ के अंत में अन्यत्र में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। ये बात है कक्षा 7 हमारे अतीत, पृष्ठ संख्या 28। इसको बोलते हैं गाल पे तमाचा मारना। क्या किया सीटेट वालों ने? पेज नंबर तक दे दिया कि हम इस पेज नंबर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है औकात तो बताओ जवाब। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप एक टीचर के तौर पे क्या कर रहे हैं, आप नए राज्य और राजा, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स पढ़ा रहे हैं और उसमें आपका जो सब टॉपिक है वो चोल है। और फिर आप बताते हो अन्यत्र वाले बॉक्स में, एल्सवेयर बॉक्स में, कि तांग राजवंश पर इसमें सूचना दी गई कि तांग राजवंश में लोग कैसे इलेक्ट होते थे मंत्रियों के पद पर। अब कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? आपका शैक्षिक विचार क्या होगा, बताइए। पहला कह रहा है विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना, विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना, विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, और फिर कह रहा है विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना। तांग राजवंश के बारे में जब इसमें बताया गया है तो इसमें यह कहा गया है कि जैसे चोल एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखते हो कि यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर स्थानीय प्रशासन में नियुक्ति के लिए शर्त रखी जा रही थी। ये शर्त जो पूरी करेगा वो क्या होगा? अपॉइंट होगा। और तांग राजवंश में बोला गया कि वहां पर मंत्री पद के लिए क्या होता था? प्रवेश परीक्षा ली जाती थी। प्रवेश क्या की जाती थी? परीक्षा ली जाती थी। तो आप क्या कर रहे हो? विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना कर रहे हो कि कैसे आखिर ये चीजें डेवलप हुई। आप चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर नहीं प्रदान कर रहे हैं, आप दो समाजों में ऐतिहासिक डेवलपमेंट को क्या कर रहे हैं? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बी वालों के साथ मेरी सहानुभूति है, पर आप सही नहीं है। अगला सवाल क्या है? कल्पना कीजिए, अब ये क्या है? हाइपोथेसिस हो गया ना। कल्पना कीजिए कि आप जो है वो क्या है, आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध 1799 में किसके किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस टीपू। ठीक है, 1799 श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, जहां टीपू अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मार दिया गया था। अब आपको दो न्यूज़पेपर इसमें मिल गए। आपको क्या मिल गए इसमें? दो न्यूज़पेपर मिले। एक न्यूज़पेपर ये कह रहा है जो कि ब्रिटेन का है, तो एक ब्रिटेन वाला मिला और दूसरा मैसूर वाला मिला। इन दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। आपसे कह रहा है एक एक सुर्खी लिखिए।
आपको कह रहा है कि अगर आप ब्रिटेन वाले होंगे तो क्या लिखेंगे हेडिंग, और मैसूर वाले होंगे तो। कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का कारण क्या है? ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने के लिए अभिलेख तैयार करना, कि आप रिकॉर्ड बना रहे हैं उनके लिए, आप रिकॉर्ड बना रहे हैं इसलिए इस एक्टिविटी को मिलाया गया है? नहीं। लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना, हो सकता है। विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना, हो सकता है। विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना इज द राइट आंसर। क्यों? आपसे कहा जा रहा है कि आपको 2 न्यूज़पेपर की अलग अलग सुर्खी लिखनी है, आपको उसकी हेडलाइंस और उसका आइटम लिखना है, उस पर स्टोरी कवर करना है। तो जब आप ब्रिटेन के लिए करेंगे तो नेचुरल है थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी की इंपॉर्टेंस बताते हुए मैसूर के बारे में बात करेंगे। पर अगर आप मैसूर का न्यूज़पेपर लिख रहे हैं और आप मैसूर से बिलोंग करते हुए न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, उस इमोशन के साथ न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, तो आप टीपू सुल्तान की महानता और ब्रिटेन के पॉलिसी के अत्याचारों पे बात करेंगे। तो आप विचारों की विविधता की अवधारणा को क्या करना चाहते हैं? विकसित करना चाहते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। आप सोशल साइंस की क्लास टीचर हैं और आप अपने बच्चों को क्या करना चाहते हैं? आप सामाजिक आंदोलन की केस स्टडी देना चाहते हैं। ठीक, आप चाहते हैं कि बच्चे क्या करें? बच्चे जो है वो स्वाभिमान आंदोलन, बच्चे स्वाभिमान आंदोलन इस पर केस स्टडी करें, स्वाभिमान आंदोलन पर केस स्टडी करें। तो अब इसमें से क्या आवश्यक नहीं है, उसके अंदर क्या चीज नहीं होनी चाहिए केस स्टडी के अंदर? आंदोलन के समाधान, आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। क्यों हो रहा है आंदोलन, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहां क्या चीजें हो रही है, केस स्टडी में ये चीज आएगी। पृष्ठभूमि भी आएगी केस स्टडी में, और आंदोलन का मोटिव भी आएगा, किस मोटिव से किया जा रहा है। पर क्या केस स्टडी में समाधान आएगा? नहीं आएगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। तो ये आवश्यक नहीं है उसके अंदर शामिल होना, ये उसके अंदर शामिल होना आवश्यक नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं। जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम स्रोत से सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? कोई ऐतिहासिक स्मारक दिखा रहे हो उनको, तो किस तरीके का सोर्स? तो कोई ऐतिहासिक स्मारक दिखाओगे, ताजमहल ले जाके सीधे दिखाओगे और पित्राद्युरा के बारे में समझाओगे, तो ताजमहल कैसा स्रोत हो जाएगा? प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। कैसा स्रोत हो जाएगा? प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। ताजमहल कैसा सोर्स हो जाएगा? प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का टेस्ट। आपके लिए दिवाली धमाका जो है वो आपके सामने है, और इसको चूकिए मत इस अवसर को। आज दिवाली का सुपर मॉक टेस्ट नंबर 1 था, कल सुपर मॉक टेस्ट नंबर 2 होगा। पटाखा वटाखा बाद में बजा लेना। हमारी क्लास का टाइम आपको पता है 6 बजे, तब तक ना पूजा स्टार्ट होती है ना आप पटाखा बजा रहे होते हो। तो मॉक टेस्ट जरूर देना, छोटा रखेंगे, ठीक है, लेकिन आप मॉक टेस्ट कल वाला भी जरूर से दीजिएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट नंबर 2 कल होगा। दिवाली के इस ऑफर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, और दिवाली 75 ये कोड यूज करिए। आधार बैच को छोड़कर जितने भी कोर्सेज एग्जामपुर टीचिंग स्कूल पे चल रहे हैं, या अलग अलग वर्टिकल में एग्जामपुर के जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, जिन कोर्सेज पे आपको ये अवेलेबल होगा उस सबकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप किसी भी कोर्स से जुड़ सकते हैं। आपको जो कोड यूज करना है वो दिवाली 75 यूज करना है। याद रखिएगा, ये ऑफर आपके सामने 27 अक्टूबर तक ही अवेलेबल है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा अपना। कल शाम को 6 बजे होगी मुलाकात, आना जरूर है टेस्ट देने। तब तक